दोस्तों, आज कक्षा 12वीं का तीसरा पद्य पाठ पढ़ते हैं, जिसमें दो कविताएं हैं। एक है कविता की बहानी और दूसरी है बात सीधी सी पर। तो आज पहला हम पद्य पाठ पढ़ेंगे कविता की बहानी, जिसके रचयिता है कुंवर नारायण। और कविता को समझने से पहले देख लेते हैं उनके कुछ विशेष शब्द का की टिप्पणी देख लेते हैं। देखते हैं, उड़ने और खिलने का कविता से संबंध है। उड़ना और खिलना, चिड़िया का उड़ना और फूल का खिलना, इससे कविता का क्या संबंध है, वो यहाँ इस कविता में कवि ने बताया है कि कवि जिस तरह से चिड़िया उड़ती है, इस तरह से कविता में भी कवि की कल्पनाएं जो है दूर दूर तक उड़ती है जब काव्य सृजन करता है। और दूसरा खिलना, तो जिस तरह से फूल खिलता है, इसी तरह से कवि की जो भाव वगैरह से जो कविता भी एक तरह से खिलती है, इसमें भी रस की निष्पत्ति होती है, आवृत्ति होती है। तो ये है। दूसरा है बिना मुरझाए महकने के माने, यानी फूल जो है खिलता है, खुशबू देता है, महकता है, लेकिन उसकी परिणति यानी उसका अंत निश्चित है। ये सब कुछ खिलना और सुगंध प्रदान करना वो सीमित वक्त के लिए होता है, लेकिन कविता का जो है खिलना और महकना वो असीमित होता है। और आखिर में सब घर एक कर देने के माने, यानी कि जिस तरह से बच्चे खेलते हैं तो ये वो घर उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, वो तो कहीं भी खेलने चले जाते हैं, कहीं भी कुछ भी खेलते हैं। इसी तरह से उसमें कोई भेदभाव नहीं रखते। तो इसी तरह से कविता में भी कवि जो है वो संसार के अंतर्भाव को, मनोभाव को, या सांसारिक हो धार्मिक कोई भी किस्म के वो भावों को प्रकट करता है। और उनकी रचना जो है उनके लिए कोई बंधन नहीं होता है, वो कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय अपनी रचना जो है वो कर सकते हैं, काव्य सृष्टि कर सकते हैं। ये कविता का वो दिल से बयां की जाती है। दिल है ठिकाना कविता का, वो दिल से ही बयां की जाती है। पढ़ने पाठक जो दिल से, वो दिल में ही बस जाती है। दोस्तों, कविता की व्यापकता, इसका रस, ये सब अनोखी बातें हैं कि कविता आज के वर्तमान दौर में अगर देखें हम, तो ऐसा लगता है कि ऐसे यांत्रिक दबाव में, आधुनिक समय में यांत्रिक दबाव में, अर्थात कि जो मैकेनिकल जो व्यवहार होते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि कविताओं का जो है अब अस्तित्व खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, पर ऐसा नहीं है। कविता की उड़ान, कविता की कल्पना की उड़ान असीमित है, तो वो तो बनती रहेगी। जब तक रचनात्मक ऊर्जा है तब तक कविता बनती रहेगी, और उसको कोई भी बंधन जो है उसे बांध नहीं पाता। सारे बंधन वो तोड़ देती है। वो घर, देश विदेश कहीं भी जाती है और अपना जो है अपनी खुशबू फैलाती है। देखते हैं कक्षा 12वीं हिंदी का पद्य पाठ नंबर 3, जिसमें दो कविताएं हैं, कविता की बहानी और दूसरा बात सीधी सी पर। तो मैं आज कविता की बहानी पहला काव्यांश है वो पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है कुंवर नारायण। दोस्तों, कुंवर नारायण ने अपना एक काव्य संग्रह इन दिनों, एक काव्य संग्रह में से ये कविता ली है, कविता की बहानी। और इस कविता के अंदर उन्होंने कविता की कल्पना की उड़ान जो है वो असीमित है, वो यहाँ बताया है। देखते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान बना चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इधर उधर कविता के पंख लिए उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। दोस्तों, यहाँ कवि ने कविता की बात की है कि
कवि की जो कल्पना होती है, कविता में कल्पना जो होती है कवि की, वो उसकी उड़ान असीमित होती है। और ये बात सिद्ध करने के लिए उन्होंने यहाँ पर चिड़िया का उदाहरण दिया है, चिड़िया की उड़ान का। यह बताया है कि चिड़िया के बहाने अगर हम कविता की उड़ान की बात करें तो चिड़िया की उड़ान जो है वो घर के अंदर, बाहर, इस घर या उस घर, यहाँ तक सीमित होती है। लेकिन कविता में जो कवि की कल्पना है वो तो बहुत ही व्यापक होती है। वो कविता कल्पना के पंख लिए बहुत दूर तक जाती है। और कहा है कि कविता की जो उड़ान है कल्पना की, वो चिड़िया क्या जाने। यानी यहाँ एक प्रश्न अलंकार है, बताया है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता में कवि की कल्पना की उड़ान जो है वो असीमित होती है, चिड़िया के मुकाबले बहुत ही व्यापक होती है। आइए दोस्तों इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहला, कविता की अपार संभावनाओं को बताया है। यह बताया है कि अगर शब्द है कवि के पास, कल्पना है, तो कविता जो है वो रचना हो सकती है। और उसमें भी कवि की कल्पना जो है वो व्यापक होती है, चिड़िया की उड़ान से कहीं ज़्यादा होती है। दूसरा, सरल व सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, यानी काफ़ी आसान भाषा में, खड़ी बोली में यानी जो बोलचाल की भाषा है उसमें ये सशक्त यानी पावरफुल प्रेजेंटेशन है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है, कविता का मानवीकरण किया गया है। और आखिर में कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों ये पहले काव्यांश में हमने ये देखा कि कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है और कविता की जो उड़ान है, कल्पना की उड़ान, उसको व्यापक बताया है और बहुत असीमित बताया है। तो विद्यार्थी मित्रों, कविता के बहाने कविता में पहला काव्यांश हमने देखा। दूसरा काव्यांश, कविता एक खेलना है फूलों के बहाने, कविता का खेलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। दोस्तों इस काव्यांश में भी कवि ने कविता की जो उड़ान है, उसकी जो व्यापकता है, उसकी बात की है और इसके लिए फूल का उदाहरण दिया है और बताया है कि कवि का मन जो है वो फूल को देखकर प्रसन्नता अनुभव करता है। कहते कि यहाँ कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है, कवि ने बताया है। और इसलिए बताया है कि कविता जो है वो फूल की तरह खिलती है। कवि जब रचना करता है कविता की, तो जिस तरह से फूल के अंदर जो रंग होते हैं, इस तरह से कविता में भी रंग होते हैं, भाव होते हैं। तो वहाँ समानता बताई है कि जिस तरह से कविता विकसित होती है, इस तरह से फूल भी विकसित होते हैं। और आगे बताया है कि जहाँ तक खिलने की बात है, तो कविता जिस कदर खिलती है उस कदर ये फूल जो है नहीं खिलते। फूल जो खिलते हैं तो इस घर या उस घर, या घर के अंदर या बाहर जो खुशबू फैलाते हैं, सुगंध फैलाते हैं, तो वो सीमित मात्रा में होता है। जबकि कविता जो है वो जो अगर कोई पाठक पढ़ता है तो उसकी जो खुशबू है, उसका जो रसास्वाद वो करता है, वो असीमित होता है। वो बार बार अगर कोई कविता पढ़ी जाए तो उसमें से जो रसास्वाद मिलता है, उसकी जो खुशबू मिलती है, वो दीर्घकाल तक जीवित रहती है। जबकि यहाँ बताया है कि
बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल का महकना तो सीमित है, उसकी खुशबू सीमित है, जबकि कविता का खिलना वो फूल क्या जाने। अर्थात यह कवि कहते हैं कि कविता का जो खिलना है वो असीमित होता है, उसकी खुशबू असीमित होती है, जबकि फूल का खिलना वो सीमित होता है, उसकी खुशबू सीमित क्षेत्र तक रहती है। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। कविता और फूल की तुलना मनोरम है। मनोरम अर्थात मन को आकर्षित करने वाली, मजेदार। दूसरा, सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है। कविता में ये चाहिए कि भाव के अनुसार शब्दों की योजना है कि नहीं, तो यहाँ सरल और सहज खड़ी बोली में भावानुकूल भाषा है। आगे, मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए, मुरझाए में म और महकने में म, दो शब्दों की समान अक्षरों की दो बार आवृत्ति है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। आगे, फूल क्या जाने, एक प्रश्न है, तो ये प्रश्न अलंकार है। और आगे ये एक मुक्त छंद है, यानी कि यहाँ कोई मीटर का निर्वाह नहीं किया गया है। मुक्त छंद में आम बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में एक कविता की रचना की गई है, इस काव्यांश की रचना की गई है। तो तीसरा काव्यांश देखेंगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि श्री कुंवर नारायण ने इस पूरी कविता में, कविता के बहाने कविता में, कविता की जो उड़ान है, उसकी व्यापकता है, उसकी बात की है। उसके लिए पहले काव्यांश में कविता और चिड़िया दोनों की तुलना की, और फिर उसके बाद दूसरे काव्यांश में कविता और फूल की तुलना करके बताया कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। इसी तरह से दूसरे काव्यांश में फूल का उदाहरण देकर बताया कि फूल का खिलना सीमित होता है, उसका खुशबू देना, उसका महकना वो सीमित होता है, जबकि कविता का खिलना और कविता का महक जो है, उसका प्रसार करना वो असीमित होता है, व्यापक होता है। ये देखा। अब आखिरी काव्यांश में यहाँ पर कवि ने बताया है कि कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। तो यहाँ बताया है कि जिस तरह से बच्चे जो है वो खेलते हैं, तो बच्चे जो खेल खेलते हैं वो उनको मनोरंजन देते हैं और साथ में आत्मसंतुष्टि भी देते हैं। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि कविता भी एक खेल ही है शब्दों का, और ये जो शब्दों का खेल है वो मनोरंजन पैदा करता है और रचनाकार जो है उसको आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करता है। तो इस तरह से कविता की तुलना की है बच्चों के खेल के बहाने। देखते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, तो कविता एक बच्चों के खेल के समान बताया है। और कहा है, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी कि बच्चे जब खेलते हैं तो उनके लिए कोई बाधा, कोई सीमा नहीं होती है। वो ये घर, कभी ये घर, कभी वो घर, कहीं भी वो खेलने चले जाते हैं। वो जाति भेद ये सब कुछ उनके लिए कुछ भी मान्य नहीं होता, कोई रुकावट उनके लिए नहीं होती। उनके लिए तो सब घर एक समान होते हैं। तो इसी तरह से कविता में भी ये होता है कि कवि के लिए आंतरिक और बाह्य जो सांसारिक जो संसार जो है, मनोभाव अपने उसमें वो व्यक्त करते रहते हैं। संसार के आंतरिक और बाह्य जो भी मनोभाव है उसको अपनी कविता में वो लिखते रहते हैं, सृजन करते रहते हैं। तो उनके लिए कोई बंधन नहीं होता। जिस तरह से बच्चों को खेल में कोई बंधन नहीं होता, इसी तरह से कवि को उसकी कविता में वो कहीं भी प्रकट होती है, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। कोई भी जगह पर, कोई भी स्थान पर, किसी भी समय पर कविता प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से बच्चे भी कहीं भी खेलते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती। तो इस तरह से सब जो है लिख कर देने के माने बच्चा ही जाने, या बच्चे के खेल के समान कविता को बताया गया है। कविता की रचना को खेल के समान बताया है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। किस तरह से बच्चे जो खेलते हैं
और उसके लिए कोई सीमा नहीं होती है खेल की, जगह की। तो इसी तरह से कविता की जो भी रचनात्मक व्यापकता है, यानी अनलिमिटेड स्कोप जो है उसका, उसकी यहाँ पर कवि ने बात की है। दूसरा है कि बच्चों और कवि की कल्पनाओं में समानता दर्शाई गई है, दोनों में समानता बताई गई है। तो हमने देखा कि जिस तरह से बच्चे कोई भेदभाव नहीं रखते, ये घर के अंदर बाहर, या ये घर वो घर, कहीं भी वो खेलते हैं। इस तरह से कविता जो लिखता है कवि, तो उसके अंदर भी कोई सीमित भाव नहीं होता। वो कहीं भी किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर, कभी भी, कोई भी समय पर वो कविता की रचना कर सकता है और करता है। आगे है बच्चों के बहाने। बच्चों के बहाने, यहाँ पर ये दोनों शब्दों में पहला अक्षर जो है उसकी 2 बार आवृत्ति है, अर्थात ये अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक खड़ी बोली है। यहाँ आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ साहित्य के शब्द भी यहाँ जोड़े गए हैं। तो ये साहित्यिक खड़ी बोली है और मुक्त छंद है। मुक्त छंद अर्थात इसमें कोई मीटर, कोई बंधन नहीं है शब्दों में, और ये मुक्त, अपने आप में ये मुक्त छंद है।